चलो बेटा कंपनी अकाउंट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चंस की मैं बात कर लेता हूँ एक बार, क्या क्या क्वेश्चन इसमें, कितने कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। शेयर्स और डिबेंचर्स दो तुम्हारे चैप्टर हैं। शेयर्स में से 4 क्वेश्चन 1 मार्क का आएगा और यहाँ से 1 क्वेश्चन 1 मार्क का है, ठीक है। तो डिबेंचर के अंदर आप ज़्यादा 1 मार्क्स पे कोई दिमाग लगा नहीं सकते हो। शेयर्स के अंदर भी आप कोई खास दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन, एक तो वो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक थ्योरी क्वेश्चन बनता ही बनता है, मतलब वो पूछना भी चाहिए उसको। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है वो आप अच्छे से देख के जाना, अभी बात भी कर लेंगे। एक क्वेश्चन वो परसेंटेज वाला डिबेंचर्स में से कि इतने पे डिस्काउंट दिया या इतने पे रिडीम करेंगे प्रीमियम वगैरह पे, तो वो एक परसेंटेज मिसिंग होती है, वो निकालने को आपको देता है। तो वो क्वेश्चन एक बहुत मेजर बनता है। 1-2 सिंपल क्वेश्चन भी डाल देता है वो कि बताओ इतना ये कॉल्स इन अरियर कितना, मतलब एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन भी वो डाल देता है। और इसमें एक अच्छा क्वेश्चन आप है ना, एक तो ये CBSE का सैम्पल पेपर जो है वो ज़रूर करके जाना एक बार। एक क्वेश्चन ऐसे ही मैं देख रहा था सुबह ये कि कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन दिखा उसमें, वो कुछ ऐसा क्वेश्चन था कि कंपनी 12,000 शेयर इशू कर रही है, मतलब हाँ कंपनी इशू कर रही है 12,000 शेयर्स। आपको ये नहीं बताया कि पब्लिक ने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया, ठीक है। और आपको कहा है एप्लीकेशन पे शेयर था 10 रुपये का, एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये और फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है अगर वो पैसा रिसीव होता है तो कंपनी अलॉटमेंट नहीं करेगी। उसने ये भी नहीं बोला कि वो पैसा एप्लीकेशन पे रिसीव होता है, तो भी बेटा आपको कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि जब तक एप्लीकेशन का पैसा नहीं आएगा, और एप्लीकेशन पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एक वर्ड याद हो आपको 11th में 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन, तो जब तक 90% मिनिमम सब्सक्राइब नहीं होंगे आपके शेयर्स तब तक आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। तो इसमें आपको दिमाग क्या लगाना था, सर 12,000 शेयर हैं, अगर 100% सब्सक्राइब होता तो 12,000 शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से 36,000 आते, ठीक है। 12,000 पे 3 रुपए के हिसाब से कितना आता है 36,000। इसका कर लो या तो 90%, तो कितना आ रहा है 3,600 कम कर लो 32,400। तो जो ऑप्शन सर 32,400 से नीचे का होगा उस पे आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। मिनिमम आपको 32,400 रुपये मिलने चाहिए, ठीक है। इसको सर आप ऐसे भी कर सकते थे, सर 12,000 शेयर हैं तो 12,000 शेयर का 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए मिनिमम, तो 12,000 का 90% कितना हो गया 1200 कम कर दो 10,800, तो 10,800 शेयर्स आपके सब्सक्राइब हो जाने चाहिए। और 10,800 शेयर पे सर एप्लीकेशन तो 3 रुपये पर शेयर मिलेगी ना, तो 10,800 इंटू 3 30 2400 32। तो ऐसे भी आप कर सकते थे। 4 ऑप्शन थे इसमें, एक 32,400 भी ऑप्शन था और 2 इससे बड़े थे, एक 30,000 था। तो सर 32,400 रुपये भी आ गए तो भी 90% सब्सक्रिप्शन आपको मिल चुका है। 32,400 रुपये भी आपके हाथ में आ गए तो भी आपको 90% सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, तो भी आपको शेयर्स अलॉट कर सकते हो और करेंगे इसमें, फिर रुकेंगे क्यों। तो जो ऑप्शन आपका 32,400 रुपये से कम होगा वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो ये जो एक यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम की बात कर ही लेता हूँ क्योंकि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मेरे को। एक तो इसका सेक्शन देख लेना, सेक्शन कौन सा है एक बार चेक कर लेना, कौन सा 52 क्लोज 2। तो 52 क्लोज 2 बात करता है सिक्योरिटीज प्रीमियम की, और सेक्शन 52 क्लोज 2 बात करता है आपके यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम की। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्रीमियम में बेटा 5 बातें कौन कौन सी सुनना। पहला सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर या सिक्योरिटीज कह लूं, तो डिस्काउंट देने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को काम में ले सकते हो। सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप प्रीमियम को काम में ले सकते हो। प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज, वो करते थे ना हम, रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो एक लाइन डेबिट करते थे, प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को काम में ले सकते हो। अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह को राइट ऑफ करने के लिए भी आप प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वहीं पे आपको क्वेश्चन घुमा देगा, क्या फुल्ली पेड बोनस शेयर्स।
इसमें एक बायबैक वाला पॉइंट भी था शायद, बायबैक ऑफ, हाँ बायबैक का मतलब ही खुद के शेयर्स को खरीदना होता है। अच्छा वो कमीशन और डिस्काउंट वाला पॉइंट उसने एक ही करके लिख रखा है, मैंने अलग अलग करके बोल दिया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए भी हम प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी वो बोनस शेयर्स वाली थी। बोनस शेयर्स में ध्यान रखना, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स को ही आप इशू कर सकते हो प्रीमियम से। अगर आपने पार्टली पेड क्वेश्चन देखो दिया होगा, और वर्ड जरूर पढ़ना नॉट लिखा हुआ है या नहीं, क्योंकि बहुत सी बार वो पूछता है कि इनमें से कौन सा सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज किया जा सकता है, और कभी वो पूछता है इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो वहां वो दे देगा कहां नहीं किया जा सकता, और एक ऑप्शन डाल देगा पार्टली पेड बोनस शेयर्स। हमने क्या पढ़ा था, फुल्ली पेड बोनस शेयर्स, तो पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम काम में नहीं आएगा। चाहो तो फर्स्ट पेज पे लिख लो ये बात, हो सकता है ये का ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। पार्टली पेड बोनस शेयर्स के लिए प्रीमियम को यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, इसका सेक्शन भी याद रख लेना, ठीक है। एक डिस्काउंट वाली बात तुम्हें पता ही है, शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू नहीं किया जा सकता, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स जिनको हम ईसॉप भी कहते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। यही आपके बेसिक एमसीक्यूज वाली बात है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज शॉर्ट में बात कर लेता हूं, वो याद है आपको, टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। सर ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिन पे डिविडेंड इस साल पे नहीं किया तो इकट्ठा हो जाएगा अगले साल दे देना, क्यूमुलेटिव। और ऐसे शेयर जिन पे इस साल डिविडेंड दिया तो दिया, नहीं तो अगले साल नहीं देंगे, नॉन क्यूमुलेटिव, ठीक है। एक होते हैं पार्टिसिपेटिंग, एक होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ये सब शॉर्ट में बोल रहा हूँ बेटा बहुत। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, देखो प्रेफरेंस शेयर्स को वैसे फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स है जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड के अलावा भी प्रॉफिट का शेयर दिया जाता है, अगर कंपनी सरप्लस प्रॉफिट अर्न करती है तो उनको कहते हैं पार्टिसिपेटिंग, एक्स्ट्रा प्रॉफिट में हम भी पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और नॉन पार्टिसिपेटिंग में क्या होता है बेटा कि जो फिक्स रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है सिर्फ वही मिलेगा, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा आपको नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल क्या होते हैं, सर ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिनको आप फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो वो कन्वर्टेबल, और नॉन कन्वर्टेबल जिसको प्रेफरेंस ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। और लास्ट कौन सा था, रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल। रिडीम का मतलब क्या होता है, लौटा, मतलब शेयर्स वापस ले लेना, पैसा लौटा देना। तो रिडीमेबल मतलब एक टाइम के बाद इनको हम रिडीम कर देंगे, और इररिडीमेबल मतलब क्या है, इनको रिडीम नहीं करेंगे, चलते रहेंगे। नाम पढ़ लिया करो, नाम में सब क्रक्स होता है, ठीक है। तो ये बातें आपको पता है, इसमें हो सकता है कोई छोटा मोटा एमसीक्यू निकाल के दे दे। एक चीज और, जीरो कूपन बोनस, जीरो कूपन डिबेंचर्स। जीरो कूपन डिबेंचर्स क्या होते हैं, देखो आपने ये चीज पढ़ी है कि डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। आपने देखा 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, इसका मतलब क्या हुआ, हर साल सर एक डिबेंचर 100 रुपए का है तो हर साल 9 रुपए का इस पे इंटरेस्ट हम पे करेंगे। एक हो सकता है जीरो कूपन, 0%, जीरो कूपन डिबेंचर ऑफ 95 ईच, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम इशू कर रहे हैं 95 पे, रिडीम कर देंगे 100 पे, तो ये जो 5 रुपए हम आपसे अभी कम ले रहे हैं, ये अभी 5 रुपए कम हम आपसे ले रहे हैं, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए। ये जो 5 रुपए कम हम आपसे अभी ले रहे हैं ना, ये आपका इंटरेस्ट है। आज 95 लेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे हम आपको इस पे, जब रिडीम करेंगे तब 100 रुपए दे देंगे। तो ये जो बीच का जो अमाउंट हो गया ना आपका, फेस वैल्यू और इशू प्राइस के बीच का, यही आपका इंटरेस्ट बन जाता है। और इसी तरह के डिबेंचर्स को कहा जाता है जीरो कूपन डिबेंचर। क्लियर है बात। एक बात और मुझे करनी है, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं। कैपिटल, सर ऑथोराइज क्या, देखो पहले तो सीक्वेंस बताओ, ऑथोराइज कैपिटल, उसके बाद इशूड कैपिटल, उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। हालांकि फॉर्मेट बनाना होता तो इसमें हम 2 बातें लिखते, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप। तो ये हो गया सब्सक्राइब कैपिटल, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप। तो देखो ऑथोराइज का मतलब क्या,
कंपनी अपने लाइफ टाइम में कितने शेयर्स मैक्सिमम इश्यू कर सकती है, मैक्सिमम कितनी कैपिटल जनरेट कर सकती है, तो ये सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा। तो ऑथोराइज कैपिटल से बड़ा तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, उसके बाद सर इश्यूड कैपिटल। सर जब मेरी ताकत ही नहीं है 1 लाख से ज्यादा शेयर इश्यू करने की, ऑथोराइज्ड ही मैं 1 लाख शेयर्स के लिए हूं, तो क्या मैं कभी भी 1 लाख से ज्यादा शेयर्स पब्लिक को इश्यू कर सकता हूं क्या? नहीं, 1 लाख कर सकता हूं, उससे कम भी कर सकता हूं। तो ऑथोराइज कैपिटल से कम हो गया क्या, कम या बराबर हो गया क्या, इश्यूड कैपिटल। सर मैंने कहा मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूं, हो सकता है पब्लिक अप्लाई कर दे 95,000 के लिए, हो सकता है पब्लिक अप्लाई कर दे 1 लाख के लिए, हो सकता है पब्लिक अप्लाई कर दे 1,20,000 के लिए। अगर 95 के लिए अप्लाई किया तो इश्यूड ज्यादा और सब्सक्राइब्ड कम, 1 लाख के लिए किया तो दोनों बराबर। और सर 1,20,000 के लिए कर दिया तो भी सर 1,20,000 पब्लिक ने अप्लाई किया है, सब्सक्राइब नहीं। 1,20,000 शेयर्स के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया है, सब्सक्राइब नहीं किया। हम उनको कितने शेयर अलॉट करेंगे, हम उनको मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स ही अलॉट करेंगे। तो मैक्सिमम आप जब 1 लाख शेयर्स अलॉट करोगे तो फिर क्या हुआ, सब्सक्राइब आपका कभी भी इशू से ऊपर नहीं जा सकता। तो इश्यूड कैपिटल ज्यादा होती है, बराबर हो सकती है सब्सक्राइब्ड के। आगे देखो सर कॉल्ड अप, मांगा गया पैसा। सर जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए उतने पे ही पैसा मांग सकते हो और उससे ज्यादा आप मांग ही नहीं सकते हो। कॉल्ड अप कैपिटल और ये हो गया पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, सीक्वेंस ही है बस। ऑथोराइज कैपिटल, अब देखो कभी कभी वो साइन इधर उधर करके भी पूछ सकता है, इश्यूड कैपिटल इज ग्रेटर देन इज लेस देन ऑथोराइज कैपिटल, सही है नहीं है, सही है। तो ऐसे कोई भी वो 4 सीक्वेंस आपको दे देगा, 4 इक्वेशन बना देगा, ऐसे कोई सी भी 4 इक्वेशन बना देगा 2-2 3-3 चीजों की, और आपसे पूछेगा बताओ इसमें से कौन सी सही है, इसमें से कौन सी सही नहीं है। तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलें बेटा आगे चलें, चलो। तो ये हो गई हमारी 1 मार्क्स वाली सारी की सारी बात। मिटा ही दिया मैंने वो, चलो कोई बात नहीं। अभी वो उधर से लाइट ऑन कर लिया, सेकंड बटन होगा ऊपर से, वो बड़ी वाली लाइट का ऑन कर लेना। देखो उधर से उस वाले बोर्ड से। अब देखो 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हो गए। अब 3 मार्क्स के यहाँ आने वाले हैं तुम्हें 1 क्वेश्चन, हालांकि 2 क्वेश्चन आएंगे और में, तो 2 में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना होगा। जनरली एक आएगा आपका शेयर्स का, एक आएगा डिबेंचर्स का, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के निकलता है कौन सा, इशू ऑफ शेयर्स या डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो वेंडर वाली जो एंट्री आपकी निकल के आती है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, तो 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं वेंडर वाली एंट्री आने के। सर वेंडर वाली एंट्री डिस्कस भी कर ही लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट पूरा अलग ही है। सबसे पहले इसमें कर देना आप एसेट अकाउंट डेबिट और लाइबिलिटीज अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू वेंडर अकाउंट। अब ध्यान रखने वाली बात बेटा ये है कि असेट में असेट का अमाउंट आ जाएगा, टेंशन नहीं है। लाइबिलिटीज में लाइबिलिटीज का अमाउंट आ जाएगा, टेंशन नहीं है। यहां आपको ध्यान रखना पड़ेगा वेंडर में। बहुत सी बार देखो, इसमें एक्चुअली हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं इन चीज़ों को, क्योंकि इतनी कोई खास ज़रूरत है नहीं इतनी डिटेल में जाने की। 2 मेथड होते हैं, एसेट मेथड और पेमेंट मेथड, पर छोड़ो आप इतना मत जाओ। बहुत सी बार आपने देखा होगा एसेट माइनस लाइबिलिटीज करके हम यहाँ लिख देते हैं, और बहुत सी बार हम यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट उठा के लिख देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर आपको कैसे भी कुछ भी हिंट दिया कि सर परचेज कंसिडरेशन फिक्स कर दिया 30 लाख, तो परचेज कंसिडरेशन फिक्स कर दिया मतलब उसको 30 लाख देने हैं, तो वेंडर का अमाउंट आपको गिवन है। यहाँ क्या आता है, परचेज कंसिडरेशन। बहुत सी बार तो डायरेक्ट परचेज कंसिडरेशन आपको दे देता है, और बहुत सी बार वो क्या करता है, वो आपको ये कहता है सर कि हमने 10,000 इक्विटी शेयर्स इनको इशू किए, 10 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे, तो सर 10,000 शेयर दिए, एक शेयर 12 रुपए का है, ये हो गया 1,20,000। साथ में सर हमने 5,000 डिबेंचर भी दिए, 100 रुपए का डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सर 90 रुपए ईच के हिसाब से दिए 100 के हैं, बट उनका एक्चुअल प्राइस तो 90 रुपीज़ है, तो 5,000 शेयर 90 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 4,50,000। और उसने कहा सर 30,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया,
30,000 का बैंक ड्राफ्ट दे दिया, मतलब बैंक से पेमेंट कर दिया कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो सर परचेज कंसिडरेशन यही तो हो गया, 10,000 शेयर दिए, 12 का एक, 12 में दिया ना, था 10 का पर दिया कितने में, 12 में। तो 1,20,000 का पेमेंट शेयर से किया, 4.5 लाख का पेमेंट डिबेंचर से किया, 30,000 का पेमेंट बैंक ड्राफ्ट से किया, या बैंक ड्राफ्ट की जगह, बैंक ड्राफ्ट बोलता है तो बैंक अकाउंट, और कभी कभी वो बोलता है प्रोमिसरी नोट या प्रोमिस वगैरह की बात कुछ कर देता है, तो बिल्स पेएबल। ठीक है, तो कितना हो गया, 4, 5, 6 लाख। तो ये निकल गया आपका 6 लाख परचेज कंसिडरेशन। अगर डायरेक्ट अमाउंट गिवन हो डायरेक्ट लेंगे, ऐसी कोई डिटेल गिवन हो तो इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे, और अगर ये दोनों तरह से ही ना दे रखा हो तो फिर एसेट माइनस लाइबिलिटी करके सीधा अमाउंट यहां डाल देंगे। जब आप एसेट माइनस लाइबिलिटी करके यहां डालोगे तब तो कोई बैलेंसिंग आएगा ही नहीं, तब तो कोई बैलेंसिंग आएगा नहीं। बट अगर डायरेक्ट अमाउंट गिवन है 30 लाख, या ऐसे निकालना पड़ा आपको 6 लाख, तो जब 30 लाख या 6 लाख ऐसा कोई अमाउंट निकाल के आप यहाँ लगाओगे, यहाँ लिखोगे, तो सर एसेट कुछ, लाइबिलिटी कुछ, वेंडर कुछ, हो सकता है डेबिट साइड का डिफरेंस टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल आपका इक्वल ना हो। अगर डेबिट साइड डिफरेंस आता है डेबिट साइड डिफरेंस आता है तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, और अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आता है तो हम क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। कोई दिक्कत? क्लियर है इतनी बात अच्छे से? एसेट्स के अंदर ध्यान रखना, एसेट्स के अंदर उनका रियलाइजेबल वैल्यू आएगा, ना कि बुक वैल्यू। आपकी बुक्स में कितने पे भी रिकॉर्डेड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकर कितने में गया वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। अब इसको अलग अलग, जैसे इस वाले केस में बेटा अगर ऐसा दिया हुआ है तब तो शेयर्स और डिवेंचर की आप एक साथ नहीं बना पाओगे, तो इस केस में आपको फिर थोड़ी सी स्प्लिट तो इन दोनों को करना पड़ेगा। बट जनरली वो एक साथ कम ही देता है, मतलब डिवेंचर भी दे दिया, शेयर भी दे दिया, ऐसा जनरली वो कम ही देता है। वो एक क्वेश्चन में आपको शेयर दे देता है, एक क्वेश्चन में डिवेंचर दे देता है, 2 क्वेश्चन और करके देता है। चलो हम एक साथ वाली करके देख लेते हैं। अब देखो, मतलब एक साथ दिया हो तो कैसे करेंगे, तो सर वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और शेयर्स को कैसे इशू किया, प्रीमियम पे, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर कितने शेयर्स इशू किए, 10,000। कैपिटल में हमेशा कैप फेस वैल्यू 10,000 इंटू 10 1 लाख, और प्रीमियम कितना 10,000 इंटू 2 20,000। तो वेंडर में कितना आ गया, 1,20,000। तो 1,20,000 का पेमेंट तो हमने कर दिया शेयर से। डिबेंचर कैसे इश्यू किए सर, डिस्काउंट पे, तो वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। ठीक है सर, 5,000 डिबेंचर, तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू कितना 100, और इधर डिस्काउंट कितना 10, तो 50,000 का डिस्काउंट, 5 लाख इधर, 4,50,000 इधर। और सर अगर बैंक ड्राफ्ट होता तो वेंडर टू बैंक 30,000, और बिल्स पेएबल होता तो वेंडर टू बिल्स पेएबल 30,000। जो भी होता दोनों में से आपका वो आ जाता, बिल्स पेएबल या बैंक जो भी होता दोनों में से वो आ जाता। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब इसी में एक बात और बता के कंक्लूड कर देता हूं चीज़ों को। सर हो सकता है वो आपको ये कहे कि सर 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन है, ठीक है, तो 6 लाख का परचेज कंसिडरेशन वैसे के वैसे ये पूरी एंट्री बन गई। अब वो आपसे कह दे सर 6 लाख में से 30,000 के तो हमने क्या दे दिए, बैंक ड्राफ्ट, ठीक है, और वो कह रहा है सर 1,20,000 रुपीज के पेमेंट के लिए मैंने शेयर्स इशू किए। उसने क्या बोला, 1,20,000 के पेमेंट के लिए, 1,20,000 के पेमेंट के लिए मैंने शेयर्स इशू किए, 10 रुपए का शेयर 20% के प्रीमियम पे। तो सर 10 का शेयर 12 में इशू किया, 10 का शेयर 12 में इशू किया। तो यहां पे मैंने एक फॉर्मूला आपको दिया था नंबर ऑफ सिक्योरिटीज निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स या नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का एक फॉर्मूला दिया था। क्या बोला था, कितना पेमेंट सिक्योरिटी से करना है डिवाइड बाय वो सिक्योरिटी कितने में इश्यू की है। तो सर पेमेंट करना है 1,20 का, और सिक्योरिटी कितने में इश्यू करी,
12 रुपए में। एक सिक्योरिटी कितने में इशू करी? 12 में। तो सर कितने हो गए? 10,000 शेयर। तो सर 10,000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं। वोल्टेज, चलो 10,000 शेयर्स 10 रुपए का एक, 2 रुपए के प्रीमियम पे। ठीक, तो बात वो की हुई निकल गई, बात वो की हुई निकल गई, बट वो ऐसे घुमा के दे सकता है। और उसमें अगर वो यहां कह देता सर बैलेंस पेमेंट बाय इशू ऑफ डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, तो सर बैलेंस पेमेंट कितना बचा? 6 में से 30 इधर, एक 20 इधर, 150 का पेमेंट हो गया। तो कितना पेमेंट बाकी है? 4,50,000 का। तो सर 4,50,000 का पेमेंट करना है। 100 रुपए का एक डिबेंचर, 10% के डिस्काउंट पे, तो इशू कितने में किया? 90। तो 450 डिवाइड बाय 90, 5,000 डिबेंचर आपके आ गए। ठीक है, बात समझ आ गई? मैंने कोशिश की है कि मैंने सब कुछ शायद इसमें कवर कर लिया हो। ठीक है, तो ये इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 3 नंबर का सबसे मेजर क्वेश्चन जो है वो यही बन के निकलता है। क्योंकि देखो इसके अलावा है क्या, अगर आप शेयर्स वाले चैप्टर में जाओ तो शेयर्स वाले चैप्टर में तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो 3 नंबर में निकलता हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं हो 3 नंबर में इसके अलावा निकलता हो। अगर वो बहुत ही तुम पे मेहरबान है तो तुमसे कह सकता है कि सर सिक्योरिटीज प्रीमियम के यूटिलाइजेशन लिख के बता दो, हालांकि वो देगा नहीं ऐसा। तो इसके अलावा वो बनता है एक क्वेश्चन, और पूरे शेयर्स में एक क्वेश्चन और है जो तुम्हारा बन सकता है छोटा, बैलेंस शीट वाला, पर वो देता है जनरली 4 नंबर में। ठीक है, तो 3 नंबर में शेयर्स में से सिर्फ इकलौता ये क्वेश्चन निकल के आता है। और सर हम बात करें अगर डिबेंचर की, तो डिबेंचर में भी क्या है? देखो डिबेंचर में कंसेप्ट जरा से हैं, वो आपसे वो ओवर सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं पूछना उसमें, क्योंकि उस सब के लिए वो आपको शेयर्स में उलझाएगा। ठीक, बचता है क्या सबसे इंपॉर्टेंट डिबेंचर वाले में? एक तो वो रिडम्पशन वाली कंडीशंस पे इशू, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कोलेट्रल भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा प्रेजेंटेशन है कोलेट्रल का, तो वो भी जनरली कम देता है। ठीक है, तो बचता क्या है? इंटरेस्ट वाला। तो सबसे मेजर जो बनता है डिबेंचर में वो बनता है रिडम्पशन की कंडीशन और इंटरेस्ट। तो बेटा वो दोनों का दोनों ही 6 नंबर में ले लेगा। वो 6 नंबर का एक क्वेश्चन देगा केस स्टडी टाइप का, उसमें कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा केस स्टडी के, उसमें आपसे वो कंडीशन भी पूछ लेगा इशू वाली, और एक अकाउंट वो आपसे जरूर पूछेगा। देखना कोई सा भी, जैसे कि उसने बोला डिस्काउंट का अकाउंट बना के बताओ, तो मन में पता है ना एंट्री में कहाँ कहाँ जाता है, बस सर डेबिट होता है इस वाली एंट्री में, तो अकाउंट बना के डेबिट साइड में डाल दो। बता दूंगा अभी और बता दूंगा। तो एक वो अकाउंट जरूर वो आपसे कोई ना कोई पूछेगा। तो इंटरेस्ट वाला पार्ट और रिडम्पशन की कंडीशन दोनों की दोनों चीजें वो कहाँ पूछ सकता है आपसे? 6 नंबर में। ठीक है, अब बात करें 4 और 6 नंबर के एक क्वेश्चन की शेयर्स में से, तो 4 नंबर का क्वेश्चन देखो मेजरली शेयर्स में कोई नहीं बनता बैलेंस शीट के अलावा, तो 4 नंबर में बैलेंस शीट के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और 6 नंबर का क्वेश्चन आपके और में आएगा, तो 6 नंबर का क्वेश्चन जो और में आएगा उसमें चांसेस तो है कि एक तो बड़ा क्वेश्चन दे देगा और एक वो आपसे 4 फीचर की एंट्रीज पूछ लेगा, बट रिस्क नहीं ले सकते आप, हो सकता है दोनों ही बड़े क्वेश्चन देके आपसे करवा ले। ठीक है, वैसे तो है कि एक बड़ा क्वेश्चन और एक वो एंट्रीज पूछ ले 4 फीचर की, 2 केस या 3 केस डाल के, बट हो सकता है दोनों ही बड़े क्वेश्चन भी वो दे दे। चलें, अब बात समझ आ गई ना? अब चलो, अब पहले मैं डिबेंचर ले लूं क्या? क्यों? जो तुम बोलो, जल्दी बोलो, क्या लूं? डिबेंचर ले लूं पहले? छोटा है, जल्दी भी हो जाएगा। ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा उसमें, बढ़िया। देखो अभी तो बोला, अभी तो बोला, इधर 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 आ जाओ। देखो सुनो, वो रिडम्पशन वाली एंट्री सबको पता है ना? अब डिबेंचर को सर हम पार पे, प्रीमियम पे
और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो। आती है ना एंट्रीज बनाना। सर अगर पार पे होता तो एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू जो भी परसेंटेज है x% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री बन जाती डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू x% डिबेंचर्स। ये तो बन गई पार वाली एंट्री, ठीक है। और इसी के साथ में वो कंडीशन भी डिस्कस करता जाता हूँ। सर पहले आप इशू चेक करना, देखो ऐसे मैंने कहा था हमेशा आप ऐसे लिख लिया करो 100 एरो 100 100 एरो 100 का मतलब क्या हुआ, 100 में इशू 100 पे रिडम्पशन। 100 + 2 100 + 3 सर 100 + 2 प्रीमियम पे इशू प्रीमियम पे रिडीम, ठीक है। तो सर आपको सबसे पहले ये ऐसा कुछ लिख लेना ताकि आपको सामने दिख जाएगा सिनेरियो। अब सर रिडम्पशन अभी देखना ही नहीं है इस पे, तो हाँ इसको नजर ही नहीं मत डालना इस पे अभी। पहले ये देखो सर इशू हुआ है प्रीमियम पे, तो पहले प्रीमियम की एंट्री बनाओ, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। और अगर डिस्काउंट होता तो प्रीमियम की जगह लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट हो जाता, ठीक है। तो कुछ भी हो रिडम्पशन का कोई टेंशन नहीं है, पहले इशू देखो और इशू की एंट्री बनाओ। बात समझ आ गई। अब सर अब एक बार चेक करो, अच्छा ज्यादा रिडम्पशन ज्यादा पे हो रहा है मतलब प्रीमियम पे हो रहा है। सर अगर रिडम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो ही आगे की बात करनी है, अगर रिडम्पशन पार पे होता तो यही मेरा सॉल्यूशन बन जाता। अब सर रिडम्पशन कैसे हो रहा है, 3 रुपए के प्रीमियम पे, तो सर मैंने कहा था एक एक्स्ट्रा लाइन डेबिट एक एक्स्ट्रा लाइन क्रेडिट। तो एक एक्स्ट्रा लाइन डेबिट करेंगे क्या, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और 2 प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कोई दिक्कत इतनी बात में। सर इसको अगर मैं फ्रेम करता तो यहाँ बैंक में कितने रुपए आए, 102, तो 102 रुपए मिले, नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर देना। एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है फेस वैल्यू 100 आए, हमने अलग अलग तरह से डिस्कस भी किया था, 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए कितना भी फेस वैल्यू आ सकता है, और परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाएगा। सर यहाँ पे यहीं से रिवर्स हुआ तो 102 इधर, पहले इसको ही फिल करो, 100 इधर 2 इधर। अब सर 3 रुपए एक्स्ट्रा रिडम्पशन पे, 3 रुपए एक्स्ट्रा, तो 3 रुपए से ही एंट्री एक्स्ट्रा डेबिट और 3 रुपए से ही एंट्री एक्स्ट्रा क्रेडिट होगी। अब सर एक एंट्री और आपकी, कहा था जब भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आ जाए तो इसको राइट ऑफ करना पड़ता है। तो सर यहाँ डेबिट है तो अगली एंट्री में तो हो जाएगा क्रेडिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। सर अब मैंने कितना, 3 रुपए। अब मैंने आपको बताया था सर सबसे पहले इसको राइट ऑफ करोगे आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ P&L से, कैपिटल रिजर्व से नहीं करना, इसको सिर्फ किससे करना है, सिक्योरिटीज प्रीमियम से और स्टेटमेंट ऑफ P&L से, और पहले प्रीमियम से। क्वेश्चन में सर प्रीमियम दे ही नहीं रखा आपको आता है बेटा, मुझे सब आता है, तो फिर सुनो, क्वेश्चन में आपको प्रीमियम नहीं दे रखा, मतलब क्वेश्चन में नहीं कहा हुआ है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज दिस। अगर दिया होता तो उसको भी काम में लेता, ठीक है। सर इसके अलावा आपको एक बात का बहुत स्पेशल ध्यान रखना है, क्या, अगर आपने सिक्योरिटी को इशू करते हुए भी, मान लो ऊपर एक आपको शेयर्स का इशू दे रखा है कुछ, या ऊपर कोई डिबेंचर का इशू दे रखा है, तो उसका प्रीमियम है तो वो भी काम में ले सकते हो। जो इन सिक्योरिटीज को इशू कर रहे हो इनका प्रीमियम है तो ये भी काम में ले सकते हो। तो ये जो 2 रुपए पे आपने प्रीमियम पे इशू किया ना, ये 2 रुपए का प्रीमियम भी आप राइट ऑफ करने के लिए काम में ले सकते हो। बात समझ आ गई, ये 2 रुपए का प्रीमियम भी आप काम में ले सकते हो। सर पुराना बैलेंस तो 0 था, अगर पुराना बैलेंस बोलता कि 2 रुपए का पुराना बैलेंस पड़ा हुआ है, तो सर 2 और 2 4 रुपए बैलेंस पड़ा था, 3 रुपए राइट ऑफ करने, पूरा का पूरा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 3 रुपए टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 3 रुपए कर देता। बट पुराना बैलेंस अब कितना, 0, अभी प्रीमियम कितना, 2, तो 2 रुपए का प्रीमियम रखा हुआ है, राइट ऑफ कितना करना है, 3 रुपए, तो 2 रुपए तो प्रीमियम से काम में ले लो, और जो भी एक कम पड़ रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से काम में ले लो। बात समझ आ गई।
बात समझ आ गई। अब देखो इसमें वो आपसे डिस्काउंट का अकाउंट पूछ लेता या लॉस का अकाउंट पूछ लेता, वो आपसे कहता सर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट बना के बताओ। तो सर मुझे पता है पहली एंट्री में लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर आता है क्या, सेकंड एंट्री में आता है ना, तो ये अकाउंट खड़ा किया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ठीक है, ये पर्टिकुलर अमाउंट सर डेबिट हो रहा है। तो मैंने कहा था किसी भी लेजर को मतलब किसी भी जर्नल को लेजर में पोस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है सर, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके डेबिट कॉलम में अमाउंट पहुंच जाना चाहिए, और जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसके क्रेडिट कॉलम में अमाउंट पहुंच जाना चाहिए। सर ये डेबिट हो रहा है कितने से, 3 रुपए से, तो 3 रुपए से डेबिट कर दिया। सर अगेंस्ट में क्या लिखूं, देखो ये वाली चीज इसके और इसके अगेंस्ट में आई थी, ये वाला जो आपने डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट किया था वो डिबेंचर्स और प्रीमियम के अगेंस्ट में किया था, ठीक है। तो सर इसके अगेंस्ट में क्या था, ये इसके अगेंस्ट में क्या था ये, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, टू प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और सर एक एंट्री इसको खत्म करने की ये वाली, तो सर यहां क्या हो रहा है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट, तो 3 रुपए से क्रेडिट हो जाना चाहिए। और सर क्या, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 1, बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L 1। वैसे एक बात है, इसको तो हम हर बार ही राइट ऑफ करके, हर साल ही राइट ऑफ करके आगे बढ़ते हैं, तो ये अकाउंट का बैलेंस आएगा नहीं, और हमेशा इस एंट्री में डेबिट ही होता है, कभी क्रेडिट तो होता नहीं है। तो एक बार ये डेबिट होगा और फिर प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ P&L जिससे भी राइट ऑफ हो वो हो जाएगा। ये आपका 6 नंबर में आएगा एक पार्ट, एक तो शायद नहीं 2 नंबर में, 1 या 2 नंबर में वो आपको ये पार्ट पूछेगा, कोई दिक्कत। अब एक बात और समझो, एक एंट्री और करा रहा हूं, मान लो सर 100 - 2 पे होता, शांति प्लीज, एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 रुपए का, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने का है, 1 रुपए का, इशू हुआ 100 - 2 पे, रिडीम हो रहा है 100 + 3 पे, ठीक है। सर इसको मैं और भी ऐसा कर लेता हूं, सर 50 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर्स डिबेंचर है, ठीक है, और 6% का डिस्काउंट कितना, 3 रुपए हो जाएगा। 6% के डिस्काउंट पे क्या हुआ, इशू, 6% के डिस्काउंट पे हुआ इशू, तो सर 50 - 6%, 6 रुपए नहीं 50 का 6% 3 रुपए, तो 50 - 3। और रिडम्पशन के लिए उसने कहा सर रिडीम हुआ है 8% के प्रीमियम पे, रिडीम हुआ है 8% के प्रीमियम पे, तो 50 + 8 नहीं, 50 का 8% 4 रुपीज, तो 50 + 4, ये कंडीशन आपको दी हुई है। क्लियर है बात। एग्जिस्टिंग बैलेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1 रुपीज, फेस वैल्यू 50 रुपीज, आई बात समझ। चलो अब आगे। अब सर पहले मैं एंट्री बनाता, ये एंट्री बनती डिस्काउंट की, बेटा जो चीज मेरे को बतानी है वो हो सकता है आपके काम आ जाए, वरना मुझे कोई शौक नहीं आ रहा कि जो चीज़ ये बता दी उसी चीज़ को मैं वापस से किसी और कंडीशन को लेके बता रहा हूँ। मैं आगे बढ़ सकता था, अभी समझ आएगा जो देखेगा उसको। तो पहले डिस्काउंट की एंट्री बना दी, ये बनी, ठीक है। चाहो तो अमाउंट फिल कर सकते हो, चाहो तो एक साथ कर सकते हो बाद में। अब सर डिस्काउंट की एंट्री बन चुकी है, अब रिडम्पशन देखा, रिडम्पशन प्रीमियम पे है, तो 1 लाइन एक्स्ट्रा डेबिट, 1 लाइन एक्स्ट्रा क्रेडिट। ऑलरेडी सर वो डेबिट कर चुके हो आप, तो 2 बार डेबिट करने की जरूरत नहीं है, इसी में अमाउंट ऐड कर देंगे। और क्रेडिट क्या कर दूं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, या तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर दो या प्रीमियम पेएबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दो, चलेगा, ठीक है। फिल करें सर 50 - 3, पैसा कितना आया 47, ठीक है। डिबेंचर्स में जाएगा फेस वैल्यू 50, 3 रुपए का डिस्काउंट। अब एक्स्ट्रा कितना 4 रुपए, 3 + 4 यहां और 4 यहां, तो यहां 3 + 4 मत लिखना, यहां इसको काट के 7 ही लिखना, ठीक है। अब सर इस केस में थर्ड एंट्री क्या बनती है आपकी, डेबिट था तो रिवर्स होके क्रेडिट हो जाता राइट ऑफ करने के लिए,
₹7 से, और सर एग्जिस्टिंग बैलेंस कितना था, ₹1 का। तो एग्जिस्टिंग बैलेंस ₹1 का था, यहाँ पे आपने प्रीमियम कलेक्ट नहीं किया तो कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं है, सिर्फ ₹1 का प्रीमियम है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम से खत्म होता है ₹1 और बचे हुए ₹6 कहाँ से आते हैं। ये बात समझ आ गई। अब सर जब इसका आप लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाओगे तो डेबिट करोगे आप ₹7। सर अगेंस्ट में क्या लिखें, आप अगेंस्ट में ये लिख दोगे प्रीमियम वाला और आपका हो जाएगा गलत। अब आ रही है बात समझ, क्यों इतनी बातें कर रहा था, कर लो और इशारे थोड़े बहुत। और साल भर हो गया तुम्हें देखते हुए कि कितना इग्नोर करके चलता हूं मैं, फिर भी नहीं मानते। कोई बात नहीं, कल कल की बात और है। देखो अब जब तुमने ये एंट्री करी तो तुम्हें दिख रहा है सर इसके और ₹3, ये 47 और ₹3 के अगेंस्ट तो ₹50 हैं, और इस ₹4 के अगेंस्ट आपका ये ₹4 है। तो आपको इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा। ₹3 के अगेंस्ट सर क्या है, ₹3 के अगेंस्ट इधर 2 डिबेंचर्स, और ₹4 के अगेंस्ट क्या है, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये आप गलत करके आते अगर आता तो। आ गई बात समझ। तो मन में पहले एंट्री पूरी क्लियर रखना, उसी के बाद ये अकाउंट बनाना, और ये अकाउंट आने का चांस बहुत ज्यादा है। लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट आने का चांस बहुत ज्यादा है। ये बात समझ आ गई। तो ये एंट्री खत्म। अब राइट ऑफ करना है सर, राइट ऑफ करना है तो ₹1 का प्रीमियम है, एग्जिस्टिंग कोई प्रीमियम था नहीं, तो ₹1 तो प्रीमियम से चला गया, और बचा हुआ स्टेटमेंट ऑफ P&L से आ गया कितना, ₹6। ये बन गया आपका लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का अकाउंट, खत्म। ये क्वेश्चन आने का चांस फुल है, या तो इसके पहले वाला ऐसा अकाउंट या ऐसा अकाउंट। अगर डिस्काउंट पे इशू किया होता तो डिस्काउंट के लिए भी डेबिट होता और एक्स्ट्रा चीज के लिए भी डेबिट होता। अगर आपने प्रीमियम पे इशू किया होता या पार पे इशू किया होता तो यहाँ पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर सिर्फ किसके लिए डेबिट होता, वो एक्स्ट्रा रिडम्पशन वाले प्रीमियम के लिए बस। और राइट ऑफ तो ऐसे ही होगा, बाय प्रीमियम और बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L, जितना प्रीमियम से उतना प्रीमियम से, बचा कुचा स्टेटमेंट ऑफ P&L से। आ गई बात समझ। वैसे आपसे एक अकाउंट वो फॉरफीचर वाला भी पूछ सकता है, बट जनरली चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं। करो इसको, फोटो ले लो, एक लेना हो तो। ये ऊपर का मिटा दूं मैं या लिखा रहने दूं, लिखा रहने देता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, ले लो, इसका फोटो लेना है तो आपको एक बार। गलत करके आते हैं अब इसको, फिर कोई बात नहीं, अरे जल्दी ले। चलो अब बेटा इसी में एक बात MCQ वाली, इसी में एक बात MCQ वाली देखना। आपको कहा है, इसी क्वेश्चन को लेता हूं मैं, इसी क्वेश्चन को लेता हूं। आपको कहा सर 200 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच issued at a certain rate of discount। याद आ गई बात। सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट पे इशू किया तो 4 ऑप्शन देके वो आपसे डिस्काउंट का परसेंटेज पूछेगा। वैसे इसका एक मेथड और है, हिट एंड ट्रायल मेथड। एक मेथड तो ये होता है और एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, वो हालांकि थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है आपको। आंसर पकड़ के क्वेश्चन चेक कर लो ना। आपको नहीं, अभी इसमें दिखा देता हूँ, देखें कैसे होगा, कैसे कर सकते हो। तो 200 डिबेंचर्स ऑफ ₹50 ईच इशूड एट अ सर्टेन रेट ऑफ डिस्काउंट। बेटा redeemable at a premium of 8% after 3 years। ठीक है, at the time of writing of loss on issue of debenture securities premium is
नहीं, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस एग्जिस्ट एट 1000 रुपीज और एग्जिस्टिंग बैलेंस आपको ऑलरेडी दे रखा था 2400 रुपये का, ऊपर ही दे रखा था, ये ऊपर ही दे रखा था आपको एग्जिस्टिंग बैलेंस कितने का, 2400 रुपये का। एग्जिस्टिंग बैलेंस प्रीमियम का, सिक्योरिटीज प्रीमियम का क्या था, 2400 रुपये का। अब इसमें वो आपसे पूछता है कि रेट ऑफ डिस्काउंट बताओ, बताओ बताओ, हाँ बताओ बताओ बताओ। वाह, मतलब या तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ या फिर तुम बहुत ही गजब का पढ़ते हो। ये कर रहे हैं सबके सब क्वेश्चन बिना नोटबुक के, बिना पेन के, और कैसे? सही है, 6%। ये कई क्वेश्चन था जो अभी करा था अपन ने। देखो अब क्या बोला क्वेश्चन में, तुम कैसे करोगे? सर आपको ये बोला कि 200 डिबेंचर है, 50 रुपए का एक डिबेंचर है, वो कुछ डिस्काउंट पे इशू किया, तो मुझे डिस्काउंट का रेट तो नहीं पता, तो 50 माइनस डी कर दूं, इतना तो पता है ना डिस्काउंट है, तो 50 माइनस डी कर दिया, एरो। सर रिडीम कैसे हो रहा है? 8% के प्रीमियम पे, तो 50 का 8% कितना हो गया, 4 रुपीज, 50 प्लस 4। क्लियर है ये बात? अब सर उसने आपको क्या बोला, अब ये देखो, उसने आपको क्या बोला, सर प्रीमियम का बैलेंस मेरे पास 2400 था, आफ्टर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस एग्जिस्ट एट 1000। मतलब सर जब आपने राइट ऑफ किया स्टेटमेंट ऑफ P&L की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि पहले आप प्रीमियम से खत्म करते। 2400 का प्रीमियम था, प्रीमियम काम में लेने के बाद भी तो आपके पास 1000 का प्रीमियम बच गया, इसका मतलब 1400 रुपए आपने यहाँ पे राइट ऑफ किए। वो आपको ऐसे भी दे सकता था सर कि सिक्योरिटीज प्रीमियम का 1000 रुपए का बैलेंस था मेरे पास, और क्या कहता वो, सिक्योरिटीज प्रीमियम का एग्जिस्टिंग बैलेंस शुरू में 1000 था, और एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ वी हैव टू डेबिटेड स्टेटमेंट ऑफ P&L बाय 400 रुपीज। तो इसका मतलब क्या होता, जितना प्रीमियम, देखो प्रीमियम आपने यहाँ इसने क्या बोला, स्टेटमेंट ऑफ P&L मैंने यहाँ पे डेबिट किया कितने से, 400 से। इसका मतलब क्या हुआ, जितना प्रीमियम था वो काम आ गया, उसके बाद कम पड़ा तो 400 P&L डेबिट किया, 1000 था तो 1000 यहाँ आ जाता। तो ये बात आपको पढ़नी पड़ेगी क्वेश्चन में से कैसे दी हुई है। अभी हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि प्रीमियम 2400 का था, राइट ऑफ करने के बाद भी 1000 का बच गया, मतलब 1400 का प्रीमियम राइट ऑफ में काम में आ गया। सर एक बात बताओ, जब डेबिट में 1400 है तो क्रेडिट में भी कितना होगा, 1400, और यहाँ से ये 1400 वाला अमाउंट उठ के कहाँ चला गया, यहाँ, तो इसका अमाउंट कितना है, 1400। बाकी एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है आपको कुछ भी, आप तो लास्ट वाली एंट्री पकड़ना, बस लास्ट वाली एंट्री में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना गया, क्योंकि जितना अमाउंट यहाँ उतना ही अमाउंट यहाँ, और बस इसकी इक्वेशन फ्रेम कर दो आप मुझे। सर इसकी इक्वेशन क्या, सर 200 डिबेंचर और यहाँ क्या क्या डेबिट होता है। सर अगर आपने डिस्काउंट पे इशू किया तो डिस्काउंट का अमाउंट डेबिट होता है, प्लस जो प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हो वो डेबिट होता है। और अगर सर सिर्फ पार पे रिडीम कर, पार पे इशू करते या प्रीमियम पे इशू करते, तो सर पार या प्रीमियम पे इशू करते तो यहाँ पे डिस्काउंट के लिए कुछ भी डेबिट नहीं होता, सिर्फ रिडम्पशन के टाइम जितना प्रीमियम होता उतना ही डेबिट होता। क्लियर है बात? तो सर यहाँ डेबिट कितना हुआ होगा, डी फोर डिस्काउंट, और 4 रुपए किसके लिए, रिडम्पशन के लिए। तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई, 1400 इक्वल्स टू 200 इंटू डी प्लस 4। अब पता होना चाहिए, इसको खोलोगे तो इसको इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या फिर 200 को इधर ले जाकर डिवाइड कर दो। ठीक है, बेसिक मैथ्स, हालांकि कुछ की ये भी खत्म है, हैं? अरे बेटा सबको नहीं आती है, क्लास में मेरे जैसे बच्चे भी तो होते हैं। क्यों? तेरी कौन कह रहा है? मैं तो मेरी बात कर रहा हूँ। तो यार 1400 डिवाइड बाय 200 इक्वल्स टू डी प्लस 4, डिवाइड किया तो 7 आया, डी प्लस 4, तो डी कितना निकला, 3। अब ध्यान रखने वाली बात ये है,
कि अगर वो आपको यहाँ 100 रुपये फेस वैल्यू देता तो परसेंटेज भी वही होता, क्योंकि डिस्काउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू इंटू 100। तो अगर ये 100 का डिबेंचर होता तो डिस्काउंट भी 3% ही हो जाता, बट क्योंकि डिबेंचर 50 रुपये का है तो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो सर परसेंटेज कैसे निकालें, कितना डिस्काउंट डिवाइड बाय कितना फेस वैल्यू इंटू 100। सर डिस्काउंट 3 रुपये का 50 के शेयर पे इंटू 100, तो 6% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है बात। एक नंबर के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, देख लो। एक और क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं क्योंकि वो या तो प्रीमियम में या फिर डिस्काउंट में, इन दोनों में से आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन और, इसका फोटो लेना है क्या? अरे लेना हो तो लो, नहीं तो बिना बात के स्टोरेज क्यों भर रहे हो? ले ले, एक दिन की बात हमारे, कल डिलीट करना ही है, परसों डिलीट करना ही है सब कुछ। मैं चलूं आगे? बेटा एक क्वेश्चन और फ्रेम कर रहा हूं। अरे 300 डिबेंचर ऑफ ₹20 ईच। बेटा मुझे कोई शौक नहीं है इतनी एक्स्ट्रा मेहनत करने का, अब इस टाइम पे आके तो एटलीस्ट 300 डिबेंचर 20 रुपए का एक, इशूड एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, इशूड एट अ सर्टेन रेट ऑफ प्रीमियम, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 8% आफ्टर 3 ईयर। ठीक है, अब शांति नहीं रख सकते ना बेटा तुम। आफ्टर एट द टाइम ऑफ राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L इज डेबिटेड बाय 900 रुपीज। आपको निकाल के बताना है प्रीमियम का परसेंटेज। हाँ अच्छा 20 का 8% पॉइंट में जाएगा। रुक जाओ 1 मिनट, तो इसको कर दो तुम 20%। चलो अब करो। बहुत बढ़िया, करेक्ट है बेटा, बिल्कुल ठीक। 5% आ जाओ इधर, हो गया। देखो तुम्हें क्या कहा सर, 300 डिबेंचर हैं, 20 रुपए का एक है, कुछ प्रीमियम पे इशू किया, तो मुझे नहीं पता कितना प्रीमियम, बट कुछ तो है, तो 20 प्लस एस। सर रिडीम करेंगे हम कैसे? 20 प्लस 20% मतलब 4 रुपए, 24 पे रिडीम करेंगे। सबसे पहले आखिरी एंट्री पकड़ोगे तभी काम चलेगा। क्या कहा उसने? आपको कहा बेटा जब आपने राइट ऑफ किया लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो स्टेटमेंट ऑफ P&L आपने डेबिट किया कितना? 900 रुपए। तो कुछ बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, 900 यहाँ है, सब प्रीमियम का कोई बैलेंस था नहीं, तो वो 900 ही यहाँ डाल देंगे और 900 ऊपर लेके जाओगे, आंसर गलत।
सर गलत क्यों? क्योंकि हमने कहा था सर जब आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया तो ये प्रीमियम भी तो आप काम में ले सकते हो। तो सर ये प्रीमियम भी आपने कुछ यहाँ पे काम में लिया होगा। कितना? 300 शेयर्स पे एस रुपीस के अकॉर्डिंग, 300 शेयर्स पे पर शेयर पे एस रुपीस का प्रीमियम। ठीक है, तो सर यहां पे इक्वेशन क्या बन गई? 900 प्लस 300 इंटू एस, ये बन गया 900 प्लस 300 इंटू एक्स, 300 इंटू एस। ठीक सर, यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना डेबिट होगा? सर यहां पे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर देखो कितना डेबिट होगा। डिस्काउंट पे इशू किया है क्या? नहीं। पार पे होता या प्रीमियम पे होता तो यहां पे डिस्काउंट डेबिट नहीं होता। अब सिर्फ डेबिट क्या होगा? रिडम्पशन का जो प्रीमियम है वो डेबिट होगा, मतलब 4 रुपए पर शेयर यहाँ पे डेबिट होंगे। 4 रुपए पर शेयर मतलब पर डिबेंचर, और टोटल डिबेंचर है 300। तो सर पुराने वाले केस में नीचे का अमाउंट पता था, ऊपर का मिसिंग था। यहाँ पे ऊपर का पता है, नीचे का मिसिंग है। तो सर इसमें इतना भी क्या मेहनत करनी यार, ये लो, ये तो इतनी इक्वेशन भी मत बनाओ तो भी काम हो गया। सर ये 1200 इधर आया, ये 1200 यहाँ रिवर्स होगा, 900 इधर तो 300 इधर। अब पर ये ध्यान रखना सर ये 300 अमाउंट आया है ना कि पर डिबेंचर। तो सर 300 रुपए का डिस्काउंट, 300 रुपए का प्रीमियम टोटल कलेक्ट किया कितने डिबेंचर्स पे? 300 डिबेंचर पे। तो 300 रुपए का प्रीमियम कलेक्ट किया 300 डिबेंचर्स पे, तो एक डिबेंचर पे कितना हो गया? 1 रुपए का। ठीक है, और अभी भी सर ये 1 रुपया आपका क्या निकला? 1 रुपया आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम निकला कि यहाँ पे सर 20 + 1 21 में इशू किया है, परसेंटेज नहीं निकली। तो 1 रुपए का प्रीमियम 20 रुपए के डिबेंचर पे, तो प्रीमियम डिवाइड बाय फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इनटू 100 कितना आ गया? 5%। ले लो, इसका फोटो चाहिए तो। ठीक है, ये तुम्हारा आ गई बात समझ? ये जो दोनों क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए, इसमें से एक क्वेश्चन, वैसे तो हो सकता है दोनों ही क्वेश्चन वो आपको और में डाल के दे, दोनों ही क्वेश्चन और में एक तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ले लो फोटो फटाफट, ले बोतल दे फटाफट जल्दी से, फिर आप आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से डिबेंचर्स में सिर्फ वो इंटरेस्ट बाकी है हमारा, बाकी पूरा डिबेंचर अपना कंप्लीट हो जाता है। मिटा दूं ना? देखो सर लास्ट पार्ट और आएगा, ये भी इंटरेस्ट वाला पार्ट भी तुम्हारे आएगा। सर इंटरेस्ट में क्या है, कोई खास दम थोड़ी ना है। सबसे पहले देखो, जैसे मान लो लिखा हुआ है 9% डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच, 9% 5000 डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, 5% ले लो, इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ, अरे सुन लो, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ठीक है, तो सर इशू की एंट्री बना दोगे ना दोनों, और लास्ट में लॉस को राइट ऑफ करने वाली एंट्री भी बना दोगे। ठीक है, मैं बात करता हूं सीधे इंटरेस्ट की। सर इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली, इंटरेस्ट इज पेएबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। बात समझ आ गई? तो सर मुद्दे की बात यह है कि मैंने हमेशा कहा है हर परसेंटेज किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। तो इंटरेस्ट भी किस पे निकलेगा? फेस वैल्यू पे। आपने डिस्काउंट पे इशू किया, पार पे इशू किया, प्रीमियम पे इशू किया, रिडीम किया पार पे, प्रीमियम पे, कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट के लिए कोई मतलब नहीं है आपने कैसे इशू किया, कैसे आप उसको रिडीम करने वाले हो। इंटरेस्ट के लिए सीधी सी बात क्या है, कितना इंटरेस्ट और कितना फेस वैल्यू। तो सर चाहो तो पर डिबेंचर निकाल लो, फिर नंबर ऑफ डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर लो, या चाहो तो सीधे एक साथ निकाल लो, जो आपको कंफर्टेबल लगता हो। ब्याज निकालना कोई, मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है आपके लिए। 9% का ब्याज देना है सर 200 रुपए के डिबेंचर पर, तो 200 × 9/100 कितना हो गया? 18 रुपए का। ठीक है सर, 18 रुपए का हाफ ईयरली देना है आपको 6 महीने में, तो 9 रुपए का एक बार, 9 रुपए का एक बार।
इंटू 6/12, 6/12 कर दिया ना, इंटू 6/12, तो 9 रुपए का डिबेंचर, 9 रुपए का इंटरेस्ट 6 महीने का आया, ये एक डिबेंचर का निकला। ठीक है, अब सर मुझे तो 5,000 डिबेंचर का निकालना है, तो 5,000 इंटू 9 45,000। तो ऐसे भी कर सकते थे और आप चाहो तो एक साथ ही पकड़ लो सर, 5,000 डिबेंचर, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू 200, तो ये वो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट लगेगा, ये वो अमाउंट है जिस पे इंटरेस्ट लगेगा। फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इतनी है ना, 5,000 डिबेंचर की 200 रुपए के हिसाब से जो भी आ रही है इतनी आ गई फेस वैल्यू, इस पे 9%, और क्योंकि हाफ ईयरली पे कर रहे हो इसलिए 6/12। एनुअल होता तो सीधे, सर इसमें मजा कब आता पता है आपको? मजा इसमें तब आता, वो कहता सर इशू आपने किए 1 मई को, 1 मई 2020 को, ठीक है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे करते हैं 30 सितंबर के दिन और 31 मार्च के दिन। तो बेटा बनिए हो तुम, और अगर यहाँ गलती करो तो कलंक हो तुम बनियों पे। 1 मई से लेके देखो, जब 1 मई को डिबेंचर आपने इशू किए, पैसा 1 मई को उधार लिया मैंने, तो आपको लगता है मैं इतना शरीफ हूं जो 1 अप्रैल से ब्याज दूंगा? क्यों ब्याज दूंगा अप्रैल का? सुन लो, हाँ वो देना पड़ेगा। अब मई, तो 1 मई से 30 सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने का लगेगा। और अगर यहाँ पे 31 मई होता तो सर मई का भी नहीं लगता, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का लगता। तो सर फिर क्या करता मैं, 5,000 डिबेंचर, वैसे ज़्यादा बढ़िया है, टोटल अमाउंट पे चलो ज़्यादा बढ़िया रहता है, 5,000 डिबेंचर 200 रुपये का एक, ठीक है सर, 9% का ब्याज 30 सितंबर के लिए तो लगेगा बेटा 4 महीने का, और उसके बाद 30 सितंबर से 31 मार्च तो पूरे 6 महीने हो रहे हैं ना, तो फिर अगला लगेगा 6 महीने का। तो ये कितना हो गया, आगे का फ्रेम तो वो का वही रहेगा क्योंकि रेट और परसेंटेज वही है। इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, ऊपर कितना आ रहा है और नीचे, ठीक है। अगर सर 1 अप्रैल को इशू किया होता तो ऊपर भी 40 आता, नीचे भी 40 आता। इतनी बात में कोई दिक्कत जी? दिक्कत तो नहीं बोलना, अरे कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। अब देखो इधर सुनो, 30 सितंबर के दिन भी एंट्री बनेगी, 31 मार्च के दिन भी एंट्री बनेगी। सर सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री, बिजनेस की अकाउंटिंग करनी है तो एक्सपेंस आपके लिए, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्या 40 ही तो बोला था यार, माय बैड, इधर आ जाओ। अरे 40 भी पकड़ लेते तो वहाँ करते रहते कैलकुलेशन, हो सकता है यहाँ गलत हो जाए वहाँ सही हो जाए, हो सकता है वहाँ सही करो यहाँ गलत करो, ठीक है। मुझे तो एंट्री बतानी है, इधर आ जाओ। तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू, बहुत बढ़िया, और शॉर्ट में कुछ मत लिखना, टू डिबेंचर होल्डर। सर जब 30 सितंबर के दिन आप एंट्री बनाओगे तो 30 सितंबर का ब्याज 30,000, और सर उसके बाद आप 30 सितंबर को पेमेंट भी तो करोगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 30,000, ठीक। सर एक एंट्री और बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L की, वो होता है हर एक्सपेंस को, हर इनकम को स्टेटमेंट ऑफ P&L में ट्रांसफर करने की, तो वो हमेशा ईयर एंड पे बनेगी बस, जैसे अभी बनाई थी ना वो स्टेटमेंट ऑफ P&L टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उस तरह की। सर अब 31 मार्च के दिन अगेन ये दोनों एंट्री रिपीट होगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और सर 45,000 से ये एंट्री बन जाएगी। और एक लास्ट एंट्री सर, इंटरेस्ट यहाँ डेबिट है एक्सपेंस के नाम से, तो रिवर्स करोगे तो क्रेडिट, तो टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, और राइट ऑफ किससे होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट। 30 ये 45 ये, कितना हो गया 75। वो आपसे अकाउंट भी पूछ सकता था, तो सर अकाउंट पूछ ले तो एंट्री मन में कर लो, अकाउंट डाल दो, ठीक है। जैसे वो आपसे इंटरेस्ट अकाउंट पूछ लेता, सर इंटरेस्ट अकाउंट बताओ, तो सर मुझे पता है इंटरेस्ट अकाउंट में करना क्या, इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, तो टू डिबेंचर होल्डर आएगा एक बार 30 सितंबर के दिन, कितना 30,000 से। सर फिर उसके बाद डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो इंटरेस्ट का क्या काम, फिर उसके बाद वापस 31 मार्च पे एंट्री बनेगी क्या, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में टू डिबेंचर होल्डर आ गया 31 मार्च के दिन 45,000। फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, पेमेंट में डिबेंचर होल्डर और बैंक दोनों ही अकाउंट नहीं है,
उसके बाद राइट ऑफ करने के लिए इसको राइट ऑफ करेंगे, तो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल 31 मार्च के दिन 75,000 खत्म। कोई दिक्कत? शाबाश, इंटरेस्ट आ गया समझ। इसी के साथ आपका डिबेंचर एक कोलेटरल भी ले लेते हैं, कोलेटरल भी ले लेते हैं, उसके बाद आपका डिबेंचर हो जाता है खत्म। बात समझ आ गई ना ये वाली? धन्यवाद सर। बेटा क्वार्टरली होता 4 बार हो जाता, बट जनरली वो आपको हाफ ईयरली या एनुअली, हाफ ईयरली देगा वो मेनली। दूसरी बार 6 महीने होगा। चलो देखो, वैसे तो सर 2 मेथड थे कोलेटरल के अंदर, बट हमने तो हमेशा प्रायोरिटी किसको दी कि आप दोनों एंट्रीज बनाओ सेकंड वाले मेथड को। सर सबसे पहले आपने लोन लिया, तो लोन लेने की एंट्री क्या, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, नाम भी दे रखा है एसबीआई, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू एसबीआई लोन अकाउंट, एसबीआई बैंक लोन अकाउंट कर दो। ठीक है सर, बैंक टू बैंक लोन एंट्री बनेगी, जितने का लोन लिया सर 30,000 का लोन लिया, तो बैंक टू बैंक लोन 30,000। और सेकंड एंट्री बनती है डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स, जितने डिबेंचर आपने इशू किए या जितने डिबेंचर आपने कोलेट्रल इशू किए हैं। मान लो सर मैंने 4,000 डिबेंचर ऑफ 400 डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच, तो 40,000 के डिबेंचर इशू किए, तो सेकंड एंट्री बनेगी डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर्स 40,000 से। ठीक है सर, इसका प्रेजेंटेशन अगर बैलेंस शीट में पूछा जाता, एक्सट्रैक्ट पूछा जाता, तो सबसे पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, उसके अंदर पहला शेयर होल्डर फंड लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसका कोई डिटेल नहीं है, तो सीधे आप 1 करके लिख देना नॉन करंट लायबिलिटी। सर लोन लिया है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब सर इसको यहीं छोड़ना है, इसको यहीं छोड़ना है, क्योंकि अब बनेगा आपका नोट्स टू अकाउंट, उसमें बनाना लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में पहला लिखना X% डिबेंचर्स, ठीक है, अभी कितने के इशू किए, 40,000 के, माइनस डिबेंचर सस्पेंस 40,000, ठीक है, ये तो हो गया 0। और इसके अलावा क्या है, बैंक लोन कितने का, 30,000 का। ठीक है, तो सर करंट ईयर का 30,000 बैलेंस, करंट ईयर में 30 आया, प्रेजेंटेशन खत्म। बहुत सी बार वो ये भी कहता है कि सर हमारे एग्जिस्टिंग डिबेंचर्स रखे हुए थे 1,100 रुपए के ईच, तो एग्जिस्टिंग डिबेंचर 1,100 के ईच मतलब 1 लाख के डिबेंचर एग्जिस्टिंग पड़े हुए थे पिछले साल के, तो सर डिबेंचर्स फिर कितने हो गए आपके, 1 लाख के पुराने, 40,000 के अभी 140, और डिबेंचर सस्पेंस तो 40 का ही है, तो जितने आपके पुराने थे ना वही आपका यहाँ पे आएगा अमाउंट डिबेंचर वाले में, तो 1 लाख और 30,000, 1,30 ये हो गए, और सर पुराने 1 लाख के डिबेंचर पड़े थे तो पिछले साल का 1 लाख, तो 1,30,000 यहाँ आ गया और 1 लाख यहाँ आ गया। बात समझ आ गई? ये होता है आपका पूरा का पूरा डिबेंचर खत्म।